Hello friends, welcome back. This is Pankaj and you're watching Investing with Pankaj. Cholamandalam Finance, Bajaj Finance, Poonawalla FinCorp, many of them are amazing wealth creation stories. बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने पिछले 15-20 सालों में एनबीएफसी स्पेस में जो किया है वो मिसाल बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है जो कि एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग स्पेस में क्रिएट किया पिछले 25-30 सालों में। जिस तरह का वेल्थ क्रिएशन इन स्टॉक्स ने क्रिएट किया वो बहुत अमेजिंग है और बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। इस चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है कि जब भी किसी सेक्टर को ग्रो करना पड़ता है तो ग्रोथ पैंग्स मतलब कि ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी क्रिएट होती हैं जो उतनी डिजायरेबल नहीं होती। ग्रोथ इज पेनफुल, ग्रोथ इज हैपेजर्ड, और वो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि फिलहाल कुछ समय से डिस्कशन में है, न्यूज फ्लो में है। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि एनबीएफसी सेक्टर में व्हाट इज द एंड गेम लाइक, क्या हो रहा है यहां पर, इस सेक्टर में क्या चीजें चेंज हो रही हैं और किन किन चीजों की पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनबीएफसी के बारे में क्या हम ज्यादा वरिड हैं जितना होना चाहिए उससे, या क्या वाकई डार्क डेज अहेड है। डार्क डेज अहेड मतलब कि क्या वाकई बहुत सारी गलत चीजें, बहुत सारी खराब चीजें इन्वेस्टर को सफर करनी पड़ेंगी इस सेक्टर में। दैट इज समथिंग which we are going to discuss and why we are taking this topics, because if you look at it has been, as I said, amazing wealth creators, many of them, excellent growth, controversies इस सेक्टर में बहुत हुई हैं जिन लोगों को शायद याद हो, गोल्ड लोन, एक्सेसिव ग्रोथ, माइक्रो फाइनेंस, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इस सेक्टर ने देखी हैं। रेगुलेटरी एक्शन बहुत प्रोमिनेंट है और इन्वेस्टर का रिएक्शन भी है। मतलब इस अगर आप देखें इसको थोड़ा सा हट के अगर एनालॉजी देखें तो ये परफेक्ट मसाला मूवी है। गुड बैड मारधाड़ एक्शन सब कुछ हो रहा है। एंड अगर आप पिछले 1-2 महीने का जो न्यूज फ्लो देखें, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आरबीआई गवर्नर बात कर रहे हैं, आरबीआई बात कर रहा है एनबीएफसी क्रैकडाउन के बारे में, कुछ एक चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगे हैं, तो वो सब सेक्टर में अगर हो रहा है मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है। एंड दिस हैज बीन एनीवे अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड या बहुत ही डायनामिक सेक्टर। लेकिन उसके साथ अगर ये भी जुड़ जाता है, आरबीआई का एक्शन, रेगुलेटरी एक्शन भी जुड़ जाता है, तो डेफिनेटली देयर आर थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस। पहले बात करते हैं वेल्थ क्रिएटर्स की। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की अगर स्टोरी अगर आप देखें और इस चीज को अगर आप ऑफ कोर्स कभी इस बारे में दोबारा बात करेंगे कि इस तरह के वहां के लीडरशिप ने और मैनेजमेंट ने इस बिजनेस को खड़ा किया, कैसे इस चीज को बनाया, बट वो कभी बाद में बात करेंगे। बट अगर आप सिंपल पिछले 10-12 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और चाहे 15-20 साल का भी देख सकते हैं, दिस स्टॉक अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि 200-300 रुपए के भाव से 6,000-7,000 रुपए का भाव, किसी भी स्टॉक के लिए जो आज इतना बड़ा हो, मतलब इस अमंग द लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनीज इन इंडिया, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी एनबीएफसी में तो उसका नाम आता ही है, सबसे बड़ी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में नाम तो आता ही है, बट ओवरऑल भी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ा नाम है। तो बजाज फाइनेंस ने जिस तरह का वेल्थ क्रिएशन किया है, अमेजिंग स्टोरी। फिर आप देखें और भी बहुत सारे, एकदम बजाज फिनसर्व है जो कि उसी ग्रुप की एक दूसरी कंपनी है। आपको याद होगा हमने कई बार बात की है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है और यहां पे हम बात करें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की। तो अगर आप यहां पे एक चीज देखिए कि बजाज फिनसर्व के केस में भी अगर आप वेल्थ क्रिएशन देखते हैं उठा के पिछले 10-12-15 साल का, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखेंगे। 20-30 गुना जो रिटर्न दिया है इन स्टॉक्स ने, एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, एंड दैट हैज बीन डिलीवर्ड विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विद लॉट ऑफ पेशेंस एंड विद अ लॉट ऑफ, आई वुड से, मैनेजमेंट। जैसा कि हमने कहा, मैनेजमेंट और लीडरशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सेक्टर तो ग्रो किया ही है, बट मैनेजमेंट और लीडरशिप का रोल बिल्कुल अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, स्पेशली इस स्टॉक को आप देखिए, इस स्टॉक में कोविड के बाद से, मतलब कोविड के टाइम थोड़ा सा डेफिनेटली इंपैक्ट आया था, तो 140-150 रुपए के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था कोविड के टाइम पे, और अभी पिछले कुछ टाइम से थोड़ा गिरा है, 1300-1250 के आसपास आया, बट ये 1600 तक स्टॉक पहुंचा था। मतलब ये अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं तो बहुत आप पाएंगे कि ये जो कंपनी है, बजाज फाइनेंस हुआ या चोलामंडलम फाइनेंस, ये सब कुछ सारी कंपनीज है जो कि बहुत स्टडीली बहुत ग्रो की हैं और पिछले कुछ समय में बहुत सुपर नॉर्मल ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है इन सब कंपनीज ने।
अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो पूना वाला फिनकॉर्प जो है वो आपको याद होगा कोविड के वैक्सीन के बारे में जरूर आपने नाम सुना होगा। आधार पूनावाला, पूना बेस्ड एक कंपनी है जिसने कि वैक्सीन बनाए थे। उन्होंने ये कंपनी खरीदी जिसका कि नाम पहले मैग्मा फिनकॉर्प हुआ करता था। मैग्मा फिनकॉर्प का नाम चेंज करके पूना वाला फिनकॉर्प किया गया। और वो आप देखें इसमें पिछले 3-4 सालों का जो स्टॉक प्राइस का जो चार्ट है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि पहले जो 2008 से 2009 से जो चार्ट है वो लगभग फ्लैट है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। बट जैसे ही एक्विजिशन हुआ बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ हुई। पिछले कुछ समय से थोड़ा कंसर्न आ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन किया है बहुत कम समय में। थोड़ा सा डिफरेंस भी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें मैग्मा फिनकॉर्प को जब पूना वाला ने एक्वायर किया, आधार पूना वाला ने एक्वायर किया, उस टाइम के बाद से बहुत अचानक से एक एक्साइटमेंट आया कि भाई इतना बड़ा ग्रुप है, इतने पैसे वाली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनके पास अगर कोई कंपनी जा रही है तो डेफिनेटली उनके बिग प्लान्स होंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली भी सुना होगा कि करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें इन्वेस्ट किया है आधार पूनावाला ने। तो सेम आधार पूनावाला ने ये कंपनी खरीदी थी एनबीएफसीज में, और ये एनबीएफसीज में एक पर्पस ये था कि भाई बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, तो लेट्स join this sector, and that is something which was leading to a lot of excitement in the investors that what will happen in this stock, and you can see in this stock price पिछले 3-4 सालों का स्टॉक प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें कि एनबीएफसी न्यूज में क्यों है। अभी रिसेंटली ये महीना भर लगभग पहले की बात है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इंडिया में जो रेगुलेटर है, उन्होंने 4 कंपनीज को लोन डिसबर्समेंट से मना किया, उनकी एक्टिविटीज को हॉल्ट कर दिया। मतलब उनको बोला कि भाई आप लोन और नहीं दे सकते। उनमें आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, R1 फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई और नेवी फिनसर्व। अब नेवी जो है, नेवी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा कि एक कंपनी जो है वो शुरू की गई थी सचिन बंसल के द्वारा। सचिन बंसल जो है भाई, फ्लिपकार्ट हम में से किसने नहीं सुना होगा, फ्लिपकार्ट हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। फ्लिपकार्ट जो है, जो कंपनी शुरू की गई थी, उसमें 2 यंग एंटरप्रेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया। आज वो एसोसिएटेड नहीं है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया और फ्लिपकार्ट आज एक वॉलमार्ट की कंपनी है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उनका है। लेकिन एक समय में जब ये कंपनी जस्ट बनी थी, जब एज अ वेंचर शुरू की गई थी, तो आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों ने, जो कि बहुत काफी इंटेलिजेंट भी थे न सिर्फ, और काफी डेयरिंग भी थे इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, एंड दे सॉ दैट अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टेड फ्लिपकार्ट। सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जब because of course they were very successful in making Flipkart a big player। मगर आज आप देखें कि इंडिया में अगर ई कॉमर्स की बात की जाए या रिटेल जो आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं उनकी बात की जाए, तो आपको 2 ही नाम टॉप पे ध्यान आएंगे। तो अमेजॉन है, अमेजॉन ऑफ कोर्स यूएस बेस्ड कंपनी है, जेफ बेजोस इनका के नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। तो जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन हो गई और दूसरी एक होम ग्राउंड फ्लिपकार्ट है। तो ये 2 बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब लाइक द बिग डैडीज ऑफ कोर्स। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी आपको और भी मिलेंगी, मतलब अगर आप देखें कि नाइका या फिर मिंत्रा, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, लेकिन 2 बड़े नाम जो है वो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा शुरू की गई थी, उसमें सचिन बंसल ने फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ रुख किया और उन्होंने ये कंपनी शुरू की नेवी। और नेवी को अभी हाल में ही आरबीआई ने बोला कि भाई आप और लोन डिस्पर्सल नहीं कर सकते, लोन और नहीं दे सकते। सेंट्रल बैंक ने धीरे धीरे एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और सेंट्रल बैंक कभी भी कोई काम बहुत हड़बड़ी में नहीं करता, बहुत सोच समझ के करता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा कि उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट कहने का मतलब है कि जब भी रेगुलेटरी एक्शन होता है, जब भी रेगुलेटरी कोई स्टेप लिया जाता है, तो उससे इन्वेस्टर के ऊपर इंपैक्ट आना बहुत लाजमी है। क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि भाई रेगुलेटर की निगाह में अगर आप आ गए, आपको शायद याद होगा कुछ साल पहले की बात है कि जब बहुत सारे आईटी सिस्टम का फेलियर हो रहा था एचडीएफसी बैंक में, सिस्टम क्रैश कर गया, सिस्टम डाउन हो गया, उस टाइम आरबीआई ने उनके ऊपर बहुत सवाल जवाब किए थे। एक समय ऐसा भी आया था जब आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को बोला था कि भाई आप और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो आरबीआई जो है, आरबीआई देखता है
क्या चल रहा है सेक्टर में, क्या कर रही है कंपनी, और उसके हिसाब से फैसले लेता है। तो आरबीआई का कुछ भी सेक्टर में करना या कंपनी के ऊपर स्टेप लेना इज अ बिग थिंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पे अगर आप देखें तो आरबीआई चिंतित क्यों है? 21 अक्टूबर से आरबीआई ने बोला था कि भाई ये कंपनी जो है, 4 कंपनी जिनका नाम लिया इंक्लूडिंग नेवी, सचिन बंसल की, उनको लोन नहीं डिस्पर्स कर सकते, मतलब उनकी एक्टिविटीज पे लगाम लगाई, उनकी एक्टिविटीज को रोका। और आरबीआई इन कंसर्न्स को बहुत टाइम से एक्सप्रेस कर रहा है। आरबीआई कह रहा है कि भाई आप ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल नहीं है। आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं वो पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखनी पड़ेगी, ग्रोथ जो है अनकंट्रोल्ड और हैपेजर्ड अनप्लान्ड ग्रोथ कुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस। जिन लोगों ने मेडिकल साइंस पढ़ी है उनको पता है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर यही तो होता है, कोई सेल जो है वो बहुत ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और वो ग्रोथ जो है अल्टीमेटली लीड्स टू मैसिव मिजरी टू पीपल एंड लॉस ऑफ लाइफ एज वेल। सिमिलरली अगर आप देखें, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है कि आपका फिशन हो रहा है और आप अगर उस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, बिजली बनती है, और उसको आप पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अगर आप उसको अनकंट्रोल तरीके से यूज करते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। हिरोशिमा, नागासाकी के बहुत दुखद एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और आज भी अगर आज देखें आज आप कि कितना बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा और ये इतना आर्सेनल जो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो लोगों के पास है, कंट्रीज के पास है, इट्स ह्यूज, इट्स इनफ टू डिस्ट्रॉय मैनकाइंड एंड अर्थ मैनी टाइम्स ओवर। मतलब कई बार दुनिया का खात्मा करने के लिए पर्याप्त है। तो कहने का मतलब यह कि ग्रोथ जो है अगर प्लान्ड नहीं है और अगर ठीक से नहीं हो रही है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में जहां पे कि एंड कस्टमर को ऐसा लगता है, अगर एंड कस्टमर को आपके करने से कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि एंड कस्टमर का नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी आरबीआई दखल देता है। तो आरबीआई ने बोला भाई कि जो अक्टूबर की जो 9 अक्टूबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एक कंसर्न जाहिर किया था कि भाई एनबीएफसी जो है उनका रेकलेस एक्सपेंशन, मतलब कि बिना सोचा समझा हैपेजर्ड एक्सपेंशन बहुत डेंजरस है, और उसके बारे में उन्होंने बात की। तो 21 अक्टूबर का ये जो फैसला था वो वही फैसला था कि भाई ये 4 कंपनी उन्होंने आइडेंटिफाई करी, भाई ये इनको हम टेम्पररी रोकते हैं। अब आरबीआई गवर्नर ने एक और चीज बोली कि भाई उनके क्या है, जो एनबीएफसी जो है वो उनके रिटर्न टारगेट बहुत हाई है। तो रिटर्न टारगेट हाई कैसे होंगे? बहुत सिंपल सिद्धांत है, बैंक उस व्यक्ति को लोन देना चाहता है जिसे लोन की जरूरत नहीं है। आप दोबारा सुनिए इस बात को, बैंक उस व्यक्ति को लोन देना चाहता है जिसे लोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे लोन की जरूरत नहीं है वो उतना ही सेफ बोरोवर है। जिस व्यक्ति को लोन की जरूरत नहीं है वो उतना ही सेफ बोरोवर है। तो इसके लिए बैंक क्या करता है, जैसे भाई आप होम लोन लीजिए बैंक से, तो बैंक बोलेगा भाई आपको बहुत अच्छी इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने ईएमआई चुकाना बंद किया तो उनके पास एक एसेट है जिसको कि वो आके बोलेंगे भाई आप हटिए और हम इसको बेचेंगे मार्केट में। कार लोन आता है तो कार लोन पर रेट थोड़े ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? तो कार का जो डेप्रिसिएशन है, व्हीकल का जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत जल्दी होता है। कार की वैल्यू उतनी नहीं है तो उसका डेफिनेटली एक इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। फिर बात आती है भाई आप तीसरी कैटेगरी में आ जाइए, और बहुत सी कैटेगरी, बट मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं कि एक बहुत सिक्योर्ड एसेट है। सिक्योर्ड एसेट मतलब जैसे घर, बहुत क्वालिटी एसेट है। भाई आप अगर लोन ले रहे हैं और आप समझिए कि आपने 1 करोड़ का घर लिया और 75 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिए, तो बैंक बहुत निश्चिंत है भाई आप तो ईएमआई चुकाएंगे। पहले तो आपको ऑफकोर्स क्रेडिट असेसमेंट करेंगे वो, भाई आप 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते, लेकिन अगर ले सकते हैं तो वो बहुत निश्चिंत है कि भाई ठीक है, क्रेडिट असेसमेंट हो गया, आपकी बाइंग की जो इंटेंशन है वो आपकी परचेजिंग पावर से बैक्ड है, मतलब परचेजिंग पावर आपकी इतनी है कि आप खरीद पाएंगे उसको। तो क्या होता है कि भाई बैंक को पता है सिक्योर्ड एसेट है, कुछ भी हो जाए हमारा ईएमआई तो आने ही वाला है, और अगर नहीं आएगा तो भाई
घर तो कहीं भागा नहीं जा रहा है ना, इमूवेबल एसेट है। अब कार जो है, कार का रेट ज्यादा, क्योंकि कार में उतना ज्यादा सिक्योर्ड तो है, एसेट तो है, लेकिन उतना सिक्योरिटी, उतनी सेफ्टी बैंक को नहीं। अब बात आ जाती है पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन तो क्या है कि अगर आपकी इच्छा हुई, भाई हमें बहुत जरूरत है तो हम पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट और ज्यादा रहेगा, क्योंकि बैंक को पता है कि भाई आप ले तो रहे हैं, लेकिन आप चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे, उसका डाउट्स थोड़े ज्यादा है, तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा रहेगा। क्रेडिट कार्ड को देख लीजिए। क्रेडिट कार्ड में अगर आप समय से अपना बिल नहीं चुकाते हैं, भुगतान नहीं करते हैं, तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट होती है एक्सॉर्बिटेंट होती है। मतलब महीने की 1.5-2% इंटरेस्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1.5-2% का मतलब ये हो गया लगभग 18-24% के आसपास, जिस ह्यूज। अगर आज आप होम लोन लेने जाएं तो 9% के आसपास आपको मिल जाएगा, 8.5, 9, 9.5, उस रेंज में। कार लोन भी 10-11 में मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड पे भी 18-24% क्यों? क्योंकि बायर या बोरोअर जो है, उसके बारे में बैंक का रिस्क असेसमेंट थोड़ा ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बंदा देगा या नहीं देगा, कुछ गारंटी नहीं है, तो इसके लिए वो चार्ज करते हैं उसको। तो सीधा सीधा मोटी बात यह है कि अगर किसी कंपनी को अच्छा रिटर्न बनाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, एनबीएफसी हो या बैंक हो, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे बायर को ढूंढेगा, ऐसे बोरोअर को ढूंढेगा जो कि ज्यादा पैसा दे सकता हो, ज्यादा इंटरेस्ट दे सकता हो। और ज्यादा इंटरेस्ट कौन दे सकता है? जो रिस्की बायर है, रिस्की बोरोअर है। मोटा मोटी बात यह है कि आरबीआई का ऐसा कंसर्न था कि भाई ये जो एनबीएफसी के जो कुछ ऐसे टारगेट्स हैं कि उनको इतना रिटर्न बनाना है, उसकी वजह से उनकी लेंडिंग प्रैक्टिसेस रिस्की हैं। लेंडिंग प्रैक्टिसेस रिस्की का मतलब वो ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं, भाई वो चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे, कोई गारंटी नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट पे भी लोन लेने को तैयार है। आज कोई व्यक्ति जिसकी की क्रेडिट प्रोफाइल खराब हो या जिसकी मार्केट में स्टैंडिंग अच्छी नहीं हो, तो आपको शायद आश्चर्य होगा, लेकिन 3 रुपया सैकड़ा, मतलब 3 रुपीज पर 100 रुपीज पर मंथ का भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है। एक जमाना होता था, रियल एस्टेट कंपनीज काफी सारी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, 3.5-4 रुपए, मतलब कि इफेक्टिवली देखें 36% से लेके 48%, 36 to 48% के इंटरेस्ट रेट पे भी लोन वो बोरो करती थी, पैसा बोरो करती थी। तो ऑफकोर्स ये बहुत लंबा टॉपिक है, कभी और बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मोटा मोटी सिद्धांत ये है कि बैंक जो जितना रिस्की बायर है, उससे उतना ज्यादा इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उससे उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है। बिजनेस है भाई ये, और बिजनेस में यही होगा ना कि अगर आप की वापस करने की कैपेबिलिटी कम है, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि बैंक ने बोला भाई कि हम तो आपको दे देते हैं, और आरबीआई ने नोटिस किया कि यार ये तो लैंडिंग प्रैक्टिसेस रिस्की है, क्योंकि उनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, बर्डन हो रहा है बोरोअर के ऊपर। बोरोअर की हालत ऑलरेडी खराब है, तो वो देगा कैसे वापस? तो नेट नेट ये था कि भाई बहुत एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे हैं काफी सारे एनबीएफसी द्वारा, इसलिए उन पर शिकंजा कसने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है। अब बात आती है कि भाई मार्केट भी कंसर्न था, क्योंकि मार्केट इसलिए कंसर्न था कि अगर आप समझिए कि कोई एक 100 रुपीज का पोर्टफोलियो एनबीएफसी का है, उसमें एक इंक्रीजिंगली अगर बड़ा परसेंटेज खतरे में पड़ता है, वापस चुकाया नहीं जाता बोरोअर के द्वारा, तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। फेयर पॉइंट। दूसरी बात, इन्वेस्टर सेंटिमेंट से इसका क्या लिंक है? इन्वेस्टर सेंटिमेंट से इसका लिंक ये है कि अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिन कम होंगे भाई बिजनेस के। बैंकिंग बिजनेस है क्या? एक हाथ से आप लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं, और जिस हाथ से लेते हैं उसको इंटरेस्ट कम देते हैं, और जिस हाथ से आप दे रहे हैं लोन, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। सिंपल, आपका जिस किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपको जो भी एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको अगर आप बोरो करने जाएंगे तो देना पड़ेगा। चाहे घर खरीद लीजिए, गाड़ी खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, सिंपल सिद्धांत है। बैंकिंग का बिजनेस यह है कि एक बहुत आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना, एक बहुत फेमस कोट हुआ करता है, बैंकर क्या होते हैं, मतलब आई एम नॉट, बैंकर इज अ वेरी रेस्पेक्टेड प्रोफेशन एंड दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, बट ये यूएस का कोट है एक्चुअली। तो बैंकिंग इज 363 मतलब 3% पे बोरो करना
6% पे लैंड कर देना और 3 बजे गोल्फ खेलने चले जाना। तो ये बिजनेस हुआ है बैंकिंग। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग आई डोंट सपोर्ट, बट एज अ वे टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू दैट banking is a very respected profession. They are like, bankers are the real need for the economy and they are the reason why economies grow so much. And our banking and financial service sector को देखें कि किसी भी कंट्री के डेवलप्ड होने का, किसी भी कंट्री के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है तो बैंकिंग सेक्टर होता है। बट सिंपल भाषा में बिजनेस यही है, 3% पे बोरो करिए और 6% पे लैंड कर दीजिए। अब 3% पे बोरो तो आपने कर लिया, क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल जो है, अगर आपका मतलब बायर का जो है, बोरोअर का जो है, बायर मतलब मैं सीधा बोरोअर की बात कर रहा हूं, जो भी आपसे बैंक से पैसा ले रहा है, वो तो उसका अगर रिस्क प्रोफाइल ज्यादा है तो 6% से ज्यादा भी लोन उसको देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ सकता है। तो एक्सेस ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा कंसर्न आया, आरबीआई के रेगुलेटरी एक्शन के बारे में कंसर्न आया, तो इन्वेस्टर का भी इंपैक्ट आया। तो बोला कि भाई रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिसेस की जरूरत है, कंप्लायंस फर्स्ट होना चाहिए, मतलब कि आप कस्टमर के हिसाब से तो लोन करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस आदमी को बहुत डाउट है, जिसके बारे में कस्टमर के बारे में आपको डाउट है, बोरोवर के बारे में डाउट है, उसको भी आप लोन दिए जा रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट, वैसा मत करिए। हाउ बैड इट इज, ऑफ कोर्स ये आप सोर्सेज देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारी टीम ने रिसर्च किया हुआ है और उसके ऊपर ये उन्होंने ये डाटा पॉइंट्स ढूंढे हैं। तो ये जो डाटा पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे एनबीएफसीज ने देखा है कि उनके एनपीएस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिंपल भाषा में क्या होते हैं, वो लोन जिन पे कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बोरोअर है और वो अपना जो उसकी इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल उसको वापस चुकाना है, अगर वो नहीं चुका रहा है तो उसको नॉन प्रॉफिट, उसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। सिंपल भाषा में अगर आप लोन ले लेते हैं और चुकाते नहीं है तो आप एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकिंग। तो ये नंबर कुछ बड़े हैं। अब जैसे नेवी का एक एग्जांपल उन्होंने देखा कि नेवी का जो स्कोर्स थे उनके बारे में बात की गई, और भी काफी सारी चीजें थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है डेज पास ड्यू। डेज पास ड्यू मतलब कितने दिन हो गए जब आपको देना था। जैसे आपकी समझिए 21 तारीख को आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देना है महीने की, और आपने 4 दिन और 25 तारीख तक नहीं दिया है। क्रेडिट मतलब जो डेज पास ड्यू, डीपीडी, डेज पास ड्यू कितने हो गए, 4, क्योंकि 25 तारीख हो गई और आपने 21 तारीख को बिल चुकाना तो आपने दिया नहीं अभी तक। तो डेज पास ड्यू जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि भाई क्या हो रहा है इस चीज में, और क्या मतलब इट्स अ मेजर ऑफ व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द सेक्टर। डेज पास ड्यू जितने ज्यादा है मतलब उतना हेल्थ खराब है, सिंपल भाषा में। अब आप देखिए कि और एक जो पाइप और अर्ली सैलरी करके एक फर्म है एनबीएफसी, तो उसके भी आप देखिए कि नंबर जो ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट है, वो 2.67% से बढ़ के 3.5% हो गया Q4 FY24 से Q4 FY23 के कंपैरिजन में। ये इस तरह के और भी डाटा पॉइंट हैं, ये बहुत सारे आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इसके बारे में बात की गई। तो बहुत सारे अगर आप स्क्रीन पे जो नाम देख रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी है कि बहुत सारी जगह पे ये स्ट्रेस जो है कस्टमर के ऊपर जो आ रहा था, बोरोवर के ऊपर जो आ रहा था, और वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा था एनबीएफसीज में, वो एक सामने आ रही थी चीज, वो दिख रही थी चीज। और ये बहुत लैंडिंग कार्ड हुआ या फ्लेक्सी लोन, ये बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात की है। तो एनपीएस जो है, एनपीएस हर जगह पे मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा था, कुछ ना कुछ चीजें जो थी वो थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट कर रही थी कि एनबीएफसी सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। और ये इश्यूज जो है वो उनके बारे में जो आरबीआई का एक्शन था, जैसा हमने कहा कि आरबीआई कोई ऐसा हेस्ट में या बहुत जल्दी हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाता, उन्होंने देखा ये सब हो रहा है तो उन्होंने ये स्टेप लिया। बहुत न्यूएंसेस हो सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक चीजें अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी उन्होंने लगा कि यार ये बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, तो हम इस पर कुछ करते हैं। कुछ एक और भी सिग्नल जिनके बारे में उन्होंने अगर आप देखें सेकंड क्वार्टर रिजल्ट जो है कि एसबीआई कार्ड जो कि इंडिया की वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्रेडिट कार्ड कंपनीज में से है, उनका जो रिजल्ट था उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी ये कि उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बढ़ रहा है। मतलब जो
वापस आता है पैसा, क्रेडिट कार्ड का बिल जो लोग देते हैं सिंपल भाषा में, वो क्रेडिट कार्ड का बिल जिस तरह की प्रोपेंसिटी है देने की या कैपेबिलिटी है या इंटेंट है, उस पर कमी आ रही है। तो क्या था कि 2Q जो रिजल्ट थे, जो अभी जो अक्टूबर में नंबर्स आए, वो नंबर उतने अच्छे नहीं थे। क्रेडिट कॉस्ट पीक पे पहुंच गई, बैड एसेट्स बढ़ गए, ग्रॉस एनपीए बढ़ गया, ये सब चीजें देखने को, आप स्क्रीन पे जो सब डाटा पॉइंट देख रहे हैं वो सब एसबीआई कार्ड के साथ भी हुआ। तो कोरिलेट करिए एनबीएफसी में क्या हो रहा है। एसबीआई कार्ड इज अ वेरी, इट्स अ ह्यूज कंपनी, इज अ लिस्टेड कंपनी, एंड यू वुड सी दैट दिस कंपनी स्टॉक प्राइस अगर आप देखें कुछ समय से बहुत लगभग फ्लैट सा ही है। आप अगर आप कोविड के टाइम से भी उठा के देखेंगे तो लगभग 500 रुपए के आसपास हुआ करता था, फिर अभी 700 रुपए के आसपास है। बीच में चेंजेस हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी इस स्टॉक ने कुछ ज्यादा खास किया ही नहीं। क्यों? कंसर्न है थोड़ा बहुत, और वो कंसर्न थोड़े से बड़े हैं। मतलब ये मैं एसबीआई कार्ड को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एनबीएफसी में जो कुछ हो रहा है, एसबीआई कार्ड जो है इज अ स्पेसिमेन, इज अ गुड सैंपल ऑफ दैट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ। अब सेंटिमेंट रिवर्सल तो हुआ है। अब आप देखें, जैसे एल&टी फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस पिछले महीने में लगभग 17% डाउन है। अलग अलग कारण होंगे, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटी इस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी जिनमें काफी सारा करेक्शन आया है। फिर आप देखें, ये चोलामंडलम फाइनेंस लगभग 15% डाउन है। चोलामंडलम फाइनेंस की आपने याद होगा, हमने बात की थी वीडियो की शुरुआत में कि चोला फाइनेंस लगभग 150 रुपए का स्टॉक हुआ करता था कोविड के टाइम पे, और आज 1250-1300 के आसपास है, लेकिन 1600 रुपए तक गया था। तो 15% का करेक्शन से पिछले महीने में आया है। बजाज फिनसर्व 8% डाउन है। आप ये कह सकते हैं मार्केट भी डाउन है, बट मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट के कंपैरिजन में इस सेक्टर में ज्यादा करेक्शन दिख रहा है, ज्यादा आपको गिरावट दिख रही है। क्यों? ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। और भी कई सारे एग्जांपल हैं। बजाज फाइनेंस है जो कि आपने देखा कि 7% डाउन है, बजाज फिनसर्व 8% डाउन है। तो ये सब जो चीजें थी वो आपको देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल 5-6% ये भी डाउन है, उतना डाउन नहीं है बट 5-6% ये भी डाउन है। श्रीराम फाइनेंस 7-8% डाउन है। Shriram Finances has done relatively better, so I think that is something which is reflecting. SBI कार्ड्स के बारे में बात की ही, 7% डाउन है। तो नेट ये हुआ कि इस सेक्टर में क्या देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर ने बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ देखी है पोस्ट कोविड। अनसिक्योर्ड लोन जो है स्पेशली, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर किसी इकोनॉमी में समझिए आप सिक्योर्ड लोन बढ़ते हैं, सिक्योर्ड लोन अगर आप कॉर्पोरेट को देखें, कंपनी को देखें, तो कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है, मतलब एक फैक्ट्री लगा रही है, वो अगर लोन ले रही है तो इट्स अ गुड थिंग। आप इंडिविजुअल हैं, घर ले रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट अनसिक्योर्ड लोन मतलब कि जहां पे कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रही है, वो लोन की ग्रोथ जो है वो ज्यादा डेंजरस है। जैसा पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, जो कि स्पेंडिंग है, प्योर कंजम्पशन है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही। आप अगर पर्सनल लोन लिए और आपने कपड़े खरीद लिए, आप वैकेशन पे चले गए, तो क्या हुआ? एसेट क्रिएट नहीं हुआ उससे, और उसके बारे में चिंता के विषय है, चिंता है। अनसिक्योर्ड लोन बढ़े, एसेट क्वालिटी कंसर्न आए। उसके बाद रेगुलेटरी ओवरसाइट का भी एक ओवरहैंग आ गया, रेगुलेटरी ओवरसाइट भी होने लगा। सेक्टर ट्रेंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल जो है, डिजिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मतलब अगर आप देखें पिछले फाइनेंशियल इंक्लूजन को या पिछले 15-20 सालों में जो कुछ हुआ है इस स्पेस में, डिजिटल ने एक क्रांति लाई है, एक रिवॉल्यूशन लाई है। पर डिजिटल का एक छोटा सा साइड इफेक्ट ये भी है कि डिजिटल से लैंडिंग करना बहुत आसान हो गया। ऐसे लोगों को भी लोन मिलने लगा जो शायद नहीं चुका सकते, नहीं चुका पाएंगे। और बैंक्स या एनबीएफसी जिनको कि लगा कि भाई ये कस्टमर ज्यादा इंटरेस्ट दे सकता है तो हम इसको लोन दे देते हैं, वो काफी इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट है। जैसे कि कोई भी अच्छी से अच्छी चीज हो दुनिया में, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसका हो सकता है। तो ये जो चीज थी थोड़ा सा साइड इफेक्ट था। इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, राइजिंग बैड लोन्स आने लगे। तो इस पूरे सब का मतलब क्या है रिटेल इन्वेस्टर के लिए? क्रेडिट क्वालिटी को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आप अगर इस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप उस चीज को जरूर देखिए। भाई इस प्रेजेंटेशन देखिए, कंपनीज के सेक्टर के बारे में पढ़िए, आपको पता लगेगा कि क्रेडिट क्वालिटी के बारे में क्या हो रहा है, क्या मतलब डेवलपमेंट्स हैं, क्या चीजें हो रही हैं। मैक्रो ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट किया, जैसे हमने बात की ना कि भाई अगर कोई भी सेक्टर में कहीं भी स्ट्रेस आता है, एफएमसीजी सेक्टर का उदाहरण है, या डिस्क्रिशनरी स्पेंड, फॉर एग्जांपल अगर दिवाली शॉपिंग
का सीजन अच्छा नहीं गया, लोगों ने सामान कम खरीदा, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। सामान कम खरीदा गया मतलब शायद लोन चुकाने में भी दिक्कत हो सकती है, क्रेडिट कार्ड का बिल देने में भी दिक्कत आ सकती है। सेक्टर आउटलुक प्रॉमिसिंग है डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म बेट लें, लेकिन क्रेडिट क्वालिटी को देखना, मैक्रो ट्रेंड को देखना भी जरूरी है। मैसिव वेल्थ क्रिएशन इस सेक्टर ने देखा है, किया है, तो इसके लिए सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सेक्टर को जानिए, पढ़िए, इसके बारे में समझिए। और एक फाइनल चीज, वैल्यूएशन को कभी भी इग्नोर मत करिए। हमने एचडीएफसी बैंक का एक वीडियो बनाया था पिछले बार, और उसके बारे में देखा था कि किस तरह से प्राइस टू बुक 2.9 के आसपास आ गया, 3 से कम हो गया, और एक जमाने में 4, 4.5, 5 भी हुआ करता था। कोटक बैंक जिसका कि प्राइस टू बुक बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, वो नीचे गिरा। मतलब अगर आप ओवर पे कर रहे हैं, और इस सेक्टर के एग्जाम्पल नहीं है, डीमार्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डीमार्ट के बारे में काफी बात की है कि जब भी आप कितनी अच्छी से अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कितने अच्छे फाइनेंशियल्स, कितना अच्छा ऑपरेटिंग मॉडल, सब कुछ बढ़िया, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप ओवर पे कर रहे हैं तो आपके उस सेक्टर में पैसा बना पाने की चांसेस कम होगी। सीमेंट का वीडियो बनाया था हमने, आपको याद होगा शायद, श्री सीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। श्री सीमेंट इज अ फिनोमिनल कंपनी दैट, अगर आप लास्ट 20-25 सालों का इतिहास देखें, लेकिन 4-5 साल से स्ट्रगल है स्टॉक प्राइस में इन्वेस्टर के लिए। वैल्यूएशन को इग्नोर मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए। Thank you so much. This is not a buying advice as usual. We are not saying to buy this sector. We are not saying to sell this sector, but look at it, analyze, understand the credit quality. Look at this business. This is a business which is continue to grow, which will continue to grow, which will continue to support Indian economy. And अगर मैक्रो अगले 10-20 सालों का आप उस बारे में पॉजिटिव हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के फ्यूचर के बारे में, तो डेफिनेटली इस सेक्टर में बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून with a new video, with a new topic. Till then, goodbye.